नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित अध्ययन करेंगे। चूँकि हर परीक्षा में राजस्थान जीके के इतिहास में 1857 ईस्वी की क्रांति का टॉपिक ज़रूर होता है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जनरली ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए तो एक क्वेश्चन सही जाने के आपके चांसेस पक्के हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके अंदर जितने भी तथ्य हैं, जो भी चीज़ें हमें याद रखनी है, उसको देखिएगा। और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करें तो अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, सबसे पहले भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसमें 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। शुरुआत अगर करें इसके कारणों की, तो अनेक कारण इसके रहे। उसमें से मुख्य कारणों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक व प्रशासनिक कारण देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जैसे ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसके बाद में यहाँ के राजाओं के साथ में संधियाँ करना शुरू किया। अनेक तरह के जो खर्चे यहाँ के राजाओं पर लाद दिए गए, प्रशासनिक जो है हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा अनेक सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव, ईसाई धर्म का प्रचार और अनेक कारण रहे। उसमें से मुख्य कारणों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की बात करते हैं। तो इसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो है वो एक मुख्य कारण रहा है, जिसमें यहाँ के राजाओं के साथ में सहायक संधियाँ की गई और ब्रिटिश सैनिकों को रियासतों में रखा गया। उनका खर्चा रियासतों पर, राज्यों पर डाल दिया गया। इसके अलावा भी अनेक खर्चे रियासतों पर डाले गए और प्रशासनिक हस्तक्षेप भी यहाँ से प्रारंभ कर दिया। अगर लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत की बात करें, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की हम बात करते हैं, हड़प नीति की बात करते हैं। तो इसमें जो भी राजा निसंतान जिसकी मृत्यु होती थी, तो उसका जो राज्य है, उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था और किसी को भी गोद लेने की भी छूट नहीं होती थी। और कुप्रबंध के आधार पर भी कोई राजा किसी भी राजा को अक्षम बता करके कि प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हटा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। तो मुख्य रूप से ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण रहे 1857 की क्रांति के। इसके अलावा हम आर्थिक कारणों की बात करें, तो आर्थिक कारण में अगर देखें तो दोषपूर्ण भू राजस्व पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो राजा होते थे, वो सामंतों को के माध्यम से, जागीरदारों के माध्यम से किसानों से ज़मीन पर, भूमि पर कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने भी अपने खर्चे इन पर, रियासतों पर लाद दिए और पैसा जो है राजाओं से वो लिया करते थे। तो उसके लिए राजाओं ने करों, लगानों की दरें वगैरह बढ़ा दी। तो एक ये जो भू राजस्व का जो कलेक्शन है, उस वो एक कारण रहा। इसके अतिरिक्त एक कारण और रहा कि जो राजा जो होते थे, वो सामंतों और जागीरदारों के माध्यम से इसको राजस्व को कलेक्ट करते थे। तो अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था में सामंतों को दरकिनार करते हुए अपने अधिकारी नियुक्त करे इस कार्य के लिए। तो सामंतों में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और वो इनके विरुद्ध हो गए। तो और जो बढ़ी हुई जो लगान है, दरें हैं, कर कर लाग-बाग वगैरह है, उसके कारण जनता, किसान परेशान हुए और एक मुख्य कारण यहाँ बने। इसके अलावा जो कंपनी थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी, उसने मशीनों से बने हुए उत्पाद लोगों को उपलब्ध कराए और वो काफ़ी सस्ते थे। तो यहाँ के जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग जो होते थे, वो बर्बाद हो गए। तो एक मुख्य आर्थिक कारण यहाँ रहे। सामाजिक कारण की अगर बात करें, यहाँ के लोगों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इसके अतिरिक्त धार्मिक कारण के अंदर ही हम देखें तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया गया। ईसाई धर्म के पूरी तरह से प्रचार करने की छूट दी गई। एक मुख्य जो कारण हमें ध्यान रखना है, वो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। एक देखा जाए तो तत्कालिक कारण भी माना जा सकता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी ईसाई धर्म के होते थे, उनको पैतृक जो संपत्तियों पर अधिकार दिया जाता था और अन्य धर्म के लोगों को पैतृक संपत्तियों के अधिकार छीन लिए गए थे। तो ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 भी एक मुख्य कारण यहाँ रहा है। सैनिक कारणों की यदि बात की जाए, तो भारतीय सैनिकों के साथ में भेदभाव किया जाता था। समुद्र पारीय सेवा की अनिवार्यता कर दी गई थी और यहाँ जो भारत में जो धार्मिक ये मान्यता थी कि समुद्र पार जाना निषेध है। इसी तरह से साहित्यिक कारण ये रहे कि यहाँ के कुछ साहित्यकारों ने जो देशभक्ति की भावना जगाने वाले
अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की, जिसमें सूर्यमल मिश्रण की वीर सत से ही देखते हैं, जैसे हम काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ इस तरह की बनी जिन्होंने यहाँ के लोगों में जागरूकता पैदा की और यहाँ देशभक्ति की भावना को जागृत किया। तात्कालिक कारण अगर देखें, तात्कालिक कारण काफ़ी जब पूछा जाता है कि क्रांति का तात्कालिक जो कारण है वो क्या था, तो यहाँ पे ब्राउन बेस बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके स्थान पर एक नई बंदूक जो है लाई गई, वो थी एनफील्ड राइफल्स। इसका जो कारतूस होता था उसके खोल में गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी और उसको मुंह से काटना पड़ता था, तो एक धर्मभ्रष्ट होने वाली ये बात थी। तो यहाँ के सैनिकों ने इस तरह की जो बंदूक थी उसको उपयोग में लेने से मना किया था। तो डेफिनेटली कारण काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण हमने यहाँ पे इसके डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में, जिसकी स्थापना हुई यहाँ पर राजस्थान के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, यहाँ के प्रशासन को देखने के लिए अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी और मुख्यालय रखा था अजमेर। डेफिनेटली राजपूताना रेजिडेंसी हमें याद होनी चाहिए यदि हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी, मुख्यालय रखा था अजमेर। 1845 ईस्वी में इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया, यानी अब दो इसके मुख्यालय हो गए, एक अजमेर हो गया और ग्रीष्मकाल के लिए माउंट आबू हो गया। अगर इसके प्रथम एजीजी की बात करें तो वो थे लॉकेट। देखो यहाँ इनकी जो व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था को अगर हम देखें तो भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल के बाद अलग अलग जो क्षेत्र इन्होंने बनाए थे उसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, और फिर इन एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंडर में फिर छोटी छोटी जो रियासतों के अंदर, मतलब छोटे भाग बना दिए गए उस एरिया के, तो उस रियासतों में इनका एजेंट होता था, वो होता था पीए। तो इनकी जो व्यवस्था थी इस तरह से थी, सबसे ऊपर अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो गवर्नर जनरल, फिर यहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्र इन्होंने बनाए, जैसे राजपूताना रेजिडेंसी राजस्थान के लिए बनी, तो वहाँ होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और फिर उनके अंडर में भी अलग अलग रियासतों के लिए पॉलिटिकल एजेंट जो है नियुक्त किए जाते थे। तो सबसे पहले जो इनके राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम जो एजीजी थे वो थे लॉकेट, और क्रांति के समय जो इनके एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के राजपूताना के एजीजी कौन थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। रियासतों में जो एजीजी के प्रतिनिधि होते थे वो पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जैसा हमने अब यहाँ बात की है। अगर पॉलिटिकल एजेंट्स की बात की जाए तो मुख्य जो पॉलिटिकल एजेंट, 6 पॉलिटिकल एजेंट हमें याद रखने हैं 1857 की क्रांति के समय। तो सबसे पहले मेवाड़ में सावर्स, तो डिटेल में हम भी आगे भी पढ़ेंगे तो वैसे ही याद रहेगा ये। जयपुर में ईडन, मारवाड़ में मैकमोसन, कोटा में बर्टन, भरतपुर के अंदर मेजर मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। तो 6 पॉलिटिकल एजेंट है जो मुख्य रूप से याद रखना है। मेवाड़ के अंदर सावर्स, जयपुर में ईडन, मारवाड़ में मैकमोसन, कोटा में बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। डिटेल में आगे पढ़ने वाले तो वैसे ही ये आपको याद रह जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ। तो मुख्य रूप से अगर उस समय बात की जाए तो 6 सैनिक छावनियाँ यहाँ पर थी। तो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा अगर सैनिक छावनी की बात की जाए तो क्रांति में इन दोनों सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया। नसीराबाद के अंदर, नसीराबाद अजमेर जिले में ये है, और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर तैनात सैनिक टुकड़ी थी नसीराबाद में। नीमच मध्य प्रदेश में, लेकिन उस समय ये मेवाड़ का भाग था, इसलिए नीमच को हम इसमें राजस्थान की 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं। यहाँ तैनात सैनिक टुकड़ी थी फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजन, देवली टोंक में कोटा कंटिजेंट, ब्यावर अजमेर के अंदर मेरवाड़ा रेजिमेंट और खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भीलकोर। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ और इनमें सैनिक टुकड़ियों की हमने बात की। अगर देखा जाए ब्यावर और खेरवाड़ा के बारे में तो इन दोनों सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो हमें जो पढ़ना है वो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली।
1857 की क्रांति के समय अगर रियासतें और उनके शासकों की बात की जाए तो ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बन जाता है। क्रॉस मैच कराने के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कभी कभी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस राजा ने किस तरह से अंग्रेजों का साथ दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेवाड़ में जो शासक थे, राजा थे, वो थे महाराजा स्वरूप सिंह। मारवाड़ में तख्त सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदन पाल। तो ये मुख्य रूप से याद रखने ही है। मेवाड़ में स्वरूप सिंह है, मारवाड़ में तख्त सिंह, और जयपुर में राम सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली के मदन पाल। डूंगरपुर में उदय सिंह है, बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह जी, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, अलवर में विनय सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय। ये मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। टोंक में वजीरुद्दौला, बूंदी में राम सिंह हाडा, झालावाड़ में महाराज राणा पृथ्वी सिंह, सिरोही में शिव सिंह, और किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह। कुछ अन्य बातें जो 1857 की क्रांति के समय या जिनके नाम हमें याद रखने, वो है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पामस्टन थे, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगर राजस्थान के प्रशासन की बात करें तो जो प्रशासन था वो उत्तर पश्चिम प्रांत के अधीन आता था, और उसका मुख्यालय आगरा में था, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कॉलविन थे। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो उत्तर पश्चिम प्रांत के अधीन आती थी। हम राजपूताना रेजिडेंसी की बात करते तो ये शांति और सैनिक व्यवस्था के लिए थी, लेकिन प्रशासन जो पूरा देखा जाता था वो उत्तर पश्चिम प्रांत के अधीन आता था, और उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय आगरा में था, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन थे। तो राजस्थान का प्रशासन इनके नियंत्रण में था, और इस समय कंपनी का जो सेनापति था वो था कैंपबेल। शुरुआत की यदि बात की जाए तो भारत में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को, और इसकी सूचना यहाँ के जो एलजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको 19 मई 1857 को माउंट आबू में लगी थी। तो इनकी जो सूचना मिली 10 मई को मेरठ में विद्रोह हो गया भारत के अंदर, और 19 मई 1857 को माउंट आबू में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इसकी सूचना मिली। और उस समय अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग में अंग्रेजों का शस्त्रागार था, और सारा सरकारी खजाना वहीं था, और यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी जो तैनात थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और ये आई थी मेरठ से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये विद्रोह यहाँ भी हो सकता है, और पूरा जो सरकारी खजाना या जो केंद्र अंग्रेजों का मुख्य जो केंद्र है वो वहां पे विद्रोह हो सकता है, तो इस डर से या इस बात से इन्होंने इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा था अजमेर से, और फिर वहां पर नसीराबाद में इनके पहुंचने के बाद में क्रांति होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। तो हम बात करेंगे नसीराबाद में क्रांति की। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने के सैनिकों ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत करी, यानी राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया और प्रिचार्ड का आदेश मानने से इनकार कर दिया। प्रिचार्ड से पूछा इन्होंने कि हमारे ऊपर इतना अविश्वास क्यों किया गया और अजमेर से नसीराबाद क्यों लाया गया। इनको इससे प्रश्न पूछा, और इस तरह से जो इसके बाद प्रिचार्ड ने जो भी आदेश इनको दिया था वो मानने से इन्होंने इनकार कर दिया, और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत हो गई। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई, और यहाँ से इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर इनका 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का और विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था, लेकिन फर्स्ट रेजिमेंट बम्बई लांसर्स भी यहाँ थी जिन्होंने क्रांति में इनका साथ नहीं दिया था। तो ये मुख्य रूप से याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने साथ दिया, लेकिन फर्स्ट रेजिमेंट बम्बई लांसर ने यहाँ पर इनका विद्रोही सैनिकों का साथ नहीं दिया था। नीमच की बात करें तो नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ पे मोहम्मद अली बेग जो सैनिक थे उन्होंने कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था, और कर्नल एबॉट की हत्या कर दी थी। यहाँ पर कर्नल एबॉट ने भारतीय हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई थी, और खुद जो है बाइबिल की शपथ ले रहे थे कि एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहेंगे। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने प्रश्न किया इस संबंध में कि किस तुम्हारे से वफादारी की जो है वो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अवध इन्होंने
हड़प लिया था। तो इस वजह से यहाँ नाराजगी थी कि कभी अंग्रेज वफादार नहीं हो सकते हैं। तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ करने से, प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। और बाद में चूंकि विद्रोह हुआ, कर्नल अबॉट की हत्या कर दी गई। 3 जून 1857 ईस्वी की ये बात है। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। मोहम्मद अली बेग के अलावा हीरा सिंह भी थे जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया यहाँ पर विद्रोही सैनिकों को। यहाँ से अंग्रेज भाग करके डूंगला गांव में रूगाराम किसान के यहाँ शरण ली। कुछ जगह पे लिखा जाता है कि यहाँ अंग्रेजों को विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया। कुछ किताबों में लिखा होता है कि वो उन्होंने यहाँ शरण ली, पर डेफिनेटली डूंगला गांव में रूगाराम किसान के यहाँ पर ये 40 अंग्रेज रुके थे। फिर सावर साहे जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के अंतर्गत ही नीमच आता था, और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के सावरसी थे। तो उन्होंने यहाँ से 40 अंग्रेजों को निकाल कर उदयपुर ले गए और स्वरूप सिंह की सहायता से इनको जगमंदिर में ठहराया था। विद्रोही सैनिक यहाँ से निकले, चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा रियासत में पहुंचे, और शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह जी ने विद्रोहियों का साथ दिया था। यह प्रश्न कभी कभी पूछा जाएगा कि शाहपुरा के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया या विद्रोहियों का। तो शाहपुरा रियासत के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है। नीमच के फिर यहाँ से निम्बाहेड़ा वो गए। निम्बाहेड़ा में इनका स्वागत हुआ विद्रोही क्रांतिकारियों का। और नीमच के सैनिक फिर देवली छावनी पहुंचे। देवली छावनी में भी इन्होंने वहाँ पे खजाने को लूटा, कुछ सैनिकों को अपने साथ में लिया। आगरा पहुंचकर वहाँ के जेल में बंद कैदियों को मुक्त कराया, सरकारी खजाने को लूटा। तो इस तरह से वो जो है दिल्ली तक पहुंचे। और फिर जो मेवाड़ की जो सेना है उसकी सहायता से जो सावर्स है वो वापस नीमच पहुंचे, और कोटा बूंदी की सेना की सहायता से, जिसमें बर्टन भी था कोटा के, सहायता से वहां पे पुनः 8 जून 1857 को नीमच पर अधिकार कर लिया। यहाँ एक बात ये कही जाती कि मेवाड़ की सेना जब वापस नीमच पहुंची थी, नीमच को अंग्रेजों का अधीन करने के लिए, तो वहाँ एक आटे में हड्डियों के चूर्ण मिलाने की अफवाह फैला दी थी और सैनिकों ने खाना खाने से मना कर दिया था। तो उस समय अर्जुन सिंह जो थे मेवाड़ की सेना में, उन्होंने उस आटे से बनी रोटी खा के उस बात का खंडन किया था। तो यहाँ हम नीमच की क्रांति को वापस से हम देखें तो नेतृत्व जो प्रदान किया वो किया यहाँ पे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। ठीक है। कर्नल एबोट की हत्या की गई। अंग्रेज भागकर डूंगला गांव पहुंचे, रूगाराम किसान के यहाँ पे। फिर इनको यहाँ से स्वरूप सिंह की सहायता से जगमंदिर में ठहराया। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। नीमच के सैनिक ही देवली होते हुए, देवली में जो विद्रोह हुआ तो वो अप्रत्यक्ष रूप से नीमच के सैनिकों ने किया था। तो देवली होते हुए दिल्ली पहुंचे, आगरा पहुंचे, वहाँ जेल बंद कैदियों को मुक्त कराया। वापस 8 जून 1857 को अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मेवाड़, कोटा और बूंदी की सेना की सहायता से, यहाँ बर्टन ने भी सहायता की थी नीमच पर वापस अधिकार करने के लिए अंग्रेजों को। देवली में अगर विद्रोह की बात की जाए तो देवली में की छावनी में कोई प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ था। नीमच के सैनिकों ने यहाँ पहुंचकर आग लगा दी और विद्रोह किया था। कुछ सैनिकों को अपने साथ में इन्होंने ले लिया था उस विद्रोह में, और अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ इस छावनी से पहले हटा करके जाजपुर भेज दिया गया था। एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोह को हम देखें तो एक यहाँ पर बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है। और यहाँ की जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजन। इसमें पूर्वीय सैनिक थे। तो कुछ पूर्वीय सैनिक आबू में प्रशिक्षण के लिए, अभ्यास के लिए गए हुए थे। तो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी, और वहाँ पे एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर और कर्नल होम्स की हत्या कर दी थी। और फिर वहां से एरिनपुरा आकर के विद्रोह किया था। एरिनपुरा के अंदर इनको जो नेतृत्व प्रदान किया वो थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, एमएसटी। तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम ने सैनिकों का नेतृत्व किया था एरिनपुरा के अंदर। और छावनी के सैनिकों ने एक शिव सिंह के नेतृत्व में ही यहाँ से एक नारा लगाते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। अब यहाँ से इसमें मुख्य रूप से जो खेरवा गांव में जब ये पहुंचे तो वहाँ इनको जो साथ मिला वो था आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत का। ये जोधपुर के जो राजा थे उनके विरुद्ध था ये, और इस कारण से इन्होंने विद्रोहियों का साथ देकर उनको नेतृत्व प्रदान किया था। कुशाल सिंह चंपावत, मुख्य रूप से याद रखना है, आउवा के सामंत हैं।
और क्रांतिकारियों का इन्होंने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था। विद्रोहियों का साथ देने वाले अन्य सामंत में हम अगर बात करें तो ये कुछ 3-4 नाम हमें निश्चित रूप से याद रखने पड़ेंगे। गूलर ठिकाने का बिशन सिंह है, गूलर का बिशन सिंह, आलनिया का अजीत सिंह, आसोपा का शिव सिंह और लांबिया का पृथ्वी सिंह। तो बिशन सिंह, अजीत सिंह, शिवनाथ और पृथ्वी सिंह ये याद रखने हैं। और कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के थे, इन्होंने साथ दिया। यहाँ पर ये इस नारे से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। शिव सिंह के नेतृत्व में एरिनपुरा के सैनिकों ने यह नारा दिया था। एरिनपुरा में मोती खां शीतल प्रसाद तिलकराम ने साथ दिया, इनका नेतृत्व किया। और जोधपुर लीजन की यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी जिसके पूर्वीय सैनिकों ने वहाँ पे आबू के अंदर अलेक्जेंडर जो पुत्र था लॉरेंस का, उसकी और कर्नल होम्स की हत्या कर दी थी। आहुआ में अगर क्रांति की बात की जाए तो आहुआ के अंदर सबसे पहले जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, जिसमें विद्रोही सैनिकों और कुशाल सिंह की एक संयुक्त सेना थी। कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था कैप्टन हिथकोट व कुशलराज सिंघवी की सेना के साथ में। कुशलराज सिंघवी जोधपुर का सेनापति था और कैप्टन हिथकोट दोनों की संयुक्त सेना, और इधर कुशाल सिंह, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। बिठोड़ा का युद्ध इसे कहा जाता है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को यहाँ जीत हुई कुशाल सिंह की, और इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार अनार सिंह पंवार मारा गया था और कुशाल सिंह की यहाँ पे जीत हुई थी। बिठोड़ा के बाद में चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। 18 सितंबर 1857 को 10 दिन बाद में कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया इधर से विद्रोही सैनिकों के साथ में मिलके, और युद्ध लड़ा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन की सेना से। इसमें मैकमोसन मारा गया और जीत हुई कुशाल सिंह की। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से वापस लौटा। मैकमोसन का सिर काट करके आहुआ के किले के द्वार पर टांग दिया गया। तो दोनों जो युद्ध है मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और कैप्टन हिथकोट व कुशलराज सिंघवी की संयुक्त सेना के साथ में जीत कुशाल सिंह की हुई। इसी तरह से चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, इसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, इसमें भी कुशाल सिंह की जीत हुई। मैकमोसन यहाँ पे मारा गया और उसका सिर काट करके आहुआ के किले के द्वार पर टांग दिया गया। चेलावास के युद्ध के बाद में एरिनपुरा छावनी के सैनिक चले गए दिल्ली की ओर, और कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री आहुआ पहुंची आहुआ पर अधिकार करने के लिए। कुशाल सिंह ने यहाँ किले की सुरक्षा का जिम्मा पृथ्वी सिंह को सौंपकर आहुआ से बाहर निकल गए, और सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स की सेना ने आक्रमण कर दिया, और 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों का आहुआ पर अधिकार हो गया। अगर 1857 की क्रांति की देवी की बात करें तो आहुआ की जो कुल देवी है, ठाकुर की कुल देवी थी आहुआ के ठाकुर की, वो थी सुगाली माता, जिनके 10 सिर और 54 हाथ इनकी मूर्ति थी। वो अंग्रेज अपने साथ में ले गए थे, और सुगाली माता की जो मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में है। कुशाल सिंह द्वारा विद्रोही सैनिकों का साथ देने के आरोपों की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। जब कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने, तो उसकी भूमिका की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, और टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया। 1864 ईस्वी में उदयपुर में ही कुशाल सिंह की मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने जो अंतिम समय जो गुजारा था वो उदयपुर में गुजारा था। तो ये एरिनपुरा की क्रांति समाप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा में हुए जन विद्रोह की। तो अगर राजस्थान के अंदर बात किया जाए तो सबसे सुनियोजित जो जन विद्रोह था, चूँकि यहाँ छावनी थी नहीं, तो जनता द्वारा विद्रोह किया गया। कुछ राजकीय सैनिकों ने भी जनता का साथ दिया। तो कोटा के जन विद्रोह की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोह होता है, जनता द्वारा विद्रोह किया गया है, राजकीय सैनिकों ने भी इसमें साथ दिया। यहाँ जो नेतृत्व किया वो मेहराब खां ने किया, जो करौली से थे, और कोटा राज्य की पलटन में ये रिसालेदार थे। इसी तरह से वकील लाला जयदयाल जो कामा भरतपुर के थे, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया कोटा के जन विद्रोह को। मेहराब खां और जयदयाल
ये मुख्य रूप से याद रखने क्वेश्चन काफ़ी बार, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है 1857 क्रांति के संबंधित कि कोटा के जन विद्रोह का नेतृत्व। तो मेहराब खां और जयदयाल। मेहराब खां थे राज्य पलटन में रिसालेदार और जयदयाल वकील थे। ये कामा भरतपुर के थे। कुछ किताबें यहाँ पर इनको मथुरा का बताती है, पर हमें कामा भरतपुर याद रखना है। मेहराब खां करौली के थे। यहाँ पे महाराव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर लिया। विद्रोहियों ने कोटा के पी ए मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र फ्रैंक आर्थर, डॉक्टर सैडलर वो उसके सहायक काटम की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया। उसके बाद मथुरेश जी जो मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी हैं, उन्होंने महाराव राम सिंह द्वितीय और विद्रोहियों के बीच में 9 शर्तों का एक समझौता करवाया और उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो बर्टन की हत्या की जो जिम्मेदारी थी वो महाराव राम सिंह द्वितीय पर डाल दी गई। रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदन पाल की सेना ने आकर के कोटा को मुक्त कराया और जयदयाल मेहराब खां को गिरफ्तार करके 30 मार्च 1858 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। राम सिंह द्वितीय को जो है ये माना गया कि इनके कारण ही ये जो कोटा का जन विद्रोह हुआ है। इन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोहियों का साथ दिया है, इस कारण से इनके सम्मान में कमी करते हुए उनकी सलामी में दी जाने वाली तोपों की संख्या घटा दी। और चूंकि करौली के मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की और कोटा को मुक्त कराया था, तो उनकी सलामी में दी जाने वाली तोपों की संख्या बढ़ाई। इस तरह से एक नाम और यहाँ कोटा के जन विद्रोह से संबंधित है, वो है हरदयाल, जो वकील जयदयाल के भाई थे। जन विद्रोह में ये भी लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये था कोटा का जन विद्रोह। धौलपुर की अगर बात करें तो धौलपुर की जो क्रांति है वो 12 अक्टूबर 1857 को होती है। देव गुजर के नेतृत्व में यहाँ पे देवा गुजर थे, यहाँ पे उन्होंने राज्य खजाने को लूटा था धौलपुर में। नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया और जो ये विद्रोही थे ये आए थे इंदौर और ग्वालियर से। धौलपुर में मुख्य रूप से जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो विद्रोह करने वाले थे वो भी बाहर से आए और इस विद्रोह का दमन करने के लिए भी जो सेना आई वो बाहर से आई। तो धौलपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विद्रोही भी बाहर के थे और विद्रोह का दमन करने वाले भी बाहर के थे। तो विद्रोही जो आए थे वो इंदौर ग्वालियर से आए थे। नेतृत्व किया था रामचंद्र और हीरालाल ने। और धौलपुर शासक भगवंत सिंह ने विद्रोह का दमन करने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी, जिसने यहाँ विद्रोह का दमन किया। इसी तरह से अगर टॉप की बात की जाए तो नवाब वजीरुद्दौला थे, लेकिन जो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इनके जो मामा थे मीर आलम खां, उनके नेतृत्व में सेना ने विद्रोह किया था। विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए यहाँ से दिल्ली भी गए थे। और मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है आजमाइश, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। टोंक के एक सामंत थे नासिर मोहम्मद खां, इन्होंने जब तात्या टोपे यहाँ आए थे तो उनका साथ दिया था। भरतपुर की अगर बात की जाए तो 31 मई 1857 को यहाँ विद्रोह हुआ। गुर्जर और मेव समुदाय द्वारा विद्रोह किया गया था और महाराजा जसवंत सिंह के कहने पर पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन भरतपुर छोड़कर पहले ही आगरा चले गए थे। अलवर की बात करें तो यहाँ पे महाराजा विनय सिंह थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन बीच में इनका निधन हो गया था। तो उनके बाद शिवदान सिंह जी बने थे। तो यहाँ के जो महाराजा विनय सिंह और शिवदान सिंह दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की। यहाँ के दीवान जो थे फैजुल्ला खां, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था और विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेना भेजी थी। विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी आगरा, लेकिन अछनेरा के पास में जो भरतपुर के आसपास पड़ता है, अछनेरा के पास में ही आगरा सेना ने को आगरा जो सेना भेजी गई थी उसको विद्रोहियों से हारना पड़ा था। जो सेना आगरा जा रही थी उसको विद्रोही से अछनेरा में ही हारना पड़ गया था। तो अलवर में ये पूछा जाता है कि विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया या नहीं दिया। तो अंग्रेजों का साथ दिया और साथ तो दिया ही, और आगरा तक भी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का बखूबी साथ दिया और पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर जो विद्रोहियों का यहाँ नेता था सादुल्ला खां, उसको राज्य से निष्कासित कर दिया और विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां को बंदी बना लिया। तो राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ देकर ईडन के कहने पर सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां को बंदी बना लिया था। और ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह द्वितीय से खुश होकर के उनको सितारे हिंद की उपाधि दी
और कोटपुतली परगना इनाम में दिया। इसी तरह से बीकानेर के राजा सरदार सिंह हुए, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर ये राज्य से बाहर पंजाब हरियाणा यानी बाड़लू एक स्थान है वहाँ तक गए थे, और अंग्रेजों ने खुश होकर के उपहार स्वरूप इनको टिब्बी के परगने के 41 गांव दे दिए थे। टिब्बी परगने के 41 गांव अंग्रेजों ने सरदार सिंह को दिए थे। अब बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ये 2 बार राजस्थान में आए, पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा और दूसरी बार बांसवाड़ा। पहली बार ये आए थे 8 अगस्त 1857 को, दूसरी बार आए थे 11 दिसंबर 1857 को। तो जैसे ही इन्होंने एंटर किया राजस्थान के अंदर, तो कुआड़ा का युद्ध हुआ 9 अगस्त, कुआड़ा भीलवाड़ा में है, 9 अगस्त 1857 को, और रॉबर्ट्स ने यहाँ पर तात्या टोपे को हरा दिया। उसके बाद रुकमगढ़ का युद्ध, जो रुकमगढ़ स्थान है राजसमंद में, वहाँ भी 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हराया। कोठारिया के सामंत जोत सिंह ने तात्या टोपे का साथ दिया था, और पलायदा नामक स्थान पर तात्या टोपे ने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हरा करके झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये मुख्य रूप से याद रखना है, झालावाड़ पर पृथ्वी सिंह को हरा करके इन्होंने अधिकार कर लिया था। गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने यहाँ पर तात्या टोपे का साथ दिया। झालावाड़ के अंदर सेना जो थी वो मिल गई थी किसके साथ में? तात्या टोपे के साथ में। केवल गोपाल पलटन थी, उसको छोड़ के बाकी जो भी टुकड़ियाँ सेना थी वो तात्या टोपे के साथ हो गई थी, और यहाँ पर पृथ्वी सिंह को यहाँ पर हरा के झालावाड़ पे अधिकार कर लिया था। झालावाड़ को ब्रिगेडियर पार्क ने मुक्त कराया था, और तात्या टोपे फिर यहाँ से वापस ग्वालियर चला गया था। तो ये पहला जो प्रथम बार जब जो आया था वो ये घटनाक्रम इस तरह से हुआ। एक बार फिर वापस से हम यहाँ देखते हैं, 2 बार आगमन होता है, 2 बार आगमन हुआ मांडलगढ़ और बांसवाड़ा, दूसरी बार, पहली बार मांडलगढ़, दूसरी बार बांसवाड़ा। जैसे ही एंटर करे तो कुवाड़ा का युद्ध हो गया 9 अगस्त 1857 को, रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हराया। फिर 13 अगस्त 1857 को तात्या टोपे ने फिर जो है इनको हरा दिया। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने हरा दिया, रॉबर्ट्स ने हरा दिया। तो दोनों बार हार का सामना करना पड़ा यहाँ पे। उसके बाद कोठारिया के जोत सिंह ने इनका साथ दिया। पलायथा स्थान पे झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हरा के झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ की सेना भी तात्या टोपे के साथ मिल गई थी, और ब्रिगेडियर पार्क ने झालावाड़ को मुक्त कराया था, और यहाँ से फिर तात्या टोपे चले गए कहाँ पे? ग्वालियर। तो कुआड़ा का युद्ध हार गए, रुकमगढ़ का युद्ध हार गए, और पलायथा में जीत गए और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। ये इनके पहले बार जो आगमन हुआ उसका घटनाक्रम है। दूसरी बार की अगर बात की जाए तो दूसरी बार जो दिसंबर 1857 में इन्होंने राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश किया और लक्ष्मण सिंह को हरा करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तो अधिकार की बात करें तो पहली बार जब आए तो झालावाड़ पर अधिकार करा, दूसरी बार आए तो बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। हमीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे ने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को भी हरा दिया, टोंक के नवाब को भी हरा दिया इन्होंने, और टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था। फिर सीकर में नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने इनके साथ विश्वासघात करते हुए नरवर के जंगलों में इनको अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया, और फिर 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। तो प्रथम चरण में इन्होंने प्रवेश किया मांडलगढ़ से, और वहाँ पे रॉबर्ट्स की सेना से 2 बार हारे, कुआड़ा के युद्ध में, रुकमगढ़ के युद्ध में। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हराकर जीत लिया, झालावाड़ की सेना इनके साथ हो गई, गोपाल पलटन को छोड़ दें तो। उसके बाद दूसरे जो चरण में बांसवाड़ा पर इन्होंने अधिकार कर लिया, टोंक के वजीरुद्दौला को हरा दिया, टोंक के नासिर मोहम्मद ने इनकी सहायता करी, मानसिंह नरूका ने इनको पकड़वा दिया। शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के अंदर इनको फांसी दे दी गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें अमरचंद भाटिया का नाम आता है। ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे एवं दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। सबसे कम आयु में जो शहीद हुए 1857 की क्रांति में वो हेमू कालानी थे, जिन्हें टोंक में फांसी दी गई। राजपूताना का सबसे बड़ा जन विद्रोह की अगर बात की जाए तो
कोटा का जन विद्रोह सबसे बड़ा और सबसे सुनियोजित था। एक आई.टी. पिचार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी म्यूटिनीज इन राजपूताना। तो ये पुस्तक लिखी गई थी आई.टी. पिचार्ड ने। तो ये हमने 1857 की क्रांति के बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको जो भी नए वीडियो हैं वो आपको समय पर मिल सकें, आप उनको देख सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।